अद्विक क्लासेज मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अब आपके यूपी टेट के एग्जाम में मात्र 15 दिन बचे हुए हैं। तो 15 दिन ये जो शेष बचे हैं, इसमें आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब आप 15 दिन बाद पेपर देने जाओ तो आप पेपर देकर ऐसा महसूस करो कि अब हम पेपर पास हो गए, पेपर क्वालिफाई हो गए। तो हमारे यहाँ पर कुछ इसी तरीके की 15 दिन की प्लानिंग करी गई है। हमने आपके लिए ऐसी प्लानिंग सेट करी कि अगर आप मात्र 15 दिन भी हमारे इस चैनल को दे देते हो तो 15 दिन बाद आपका यूपी टेट का जो रिजल्ट आप बाद में देखोगे, ये 100% आपको पास के साथ मिलेगा। अब मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने 11 टेट के एग्जाम्स में सफलता प्राप्त करी है अभी तक, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको मेरे बारे में जानने का पूरा हक है कि मैं किस बेस पर पढ़ा रहा हूं और किस एक्सपीरियंस के आधार पर पढ़ा रहा हूं। यूपी टेट में हमारे 116 नंबर हैं। इसी के साथ साथ राजस्थान में जो रीट होता वहां पर 127 नंबर हैं और सी टेट में 120 नंबर हैं। बाकी और भी मार्कशीट हैं, उनका कोई मतलब नहीं निकलता क्योंकि उसमें इतने नंबर भी नहीं है, लेकिन क्वालिफाई सब है और 90+ हर किसी में 100+। तो ये जो 11 पेपर हमने टेट के निकाले हैं, इसके एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको 15 दिनों की ऐसी क्लासेस दूंगा, मास्टर क्लास दूंगा, जिनको अगर आपने पूरा कर लिया तो आपका यूपी टेट दोस्तों 100% पास होना ही होना है। देख सकते हो ये हमने इतनी बड़ी स्लाइड बनाई है, इस तरीके की मेहनत चल रही है और दिन रात करके आपके लिए मेहनत की जा रही है। अगर आप अब भी इन क्लासेस को कंज्यूम नहीं करते हो तो एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि आपका ये बैड लक है, क्योंकि इतनी मेहनत कहीं पे भी नहीं करी जा रही जितनी यहाँ पे हम कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। दिन रात मेहनत करके आपको ये जो विषय वस्तु उपलब्ध करा रहे, यही टेट में आएगी। मुझे पता है, क्योंकि कोचिंग वाले आपको डराते धमकाते हैं ये आएगा, इतना कठिन आएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, जो चीजें हैं आपके सिलेबस में उन्हीं को मैं पढ़ा रहा हूं और आपका टेट पास हो जाएगा। इसके साथ अब मैं आपको सबसे पहले प्लानिंग बताता हूं। मैंने आपके लिए प्लानिंग क्या कर रखी है। 15 दिन का समय है हमारे पास। कितना है? 15 दिन का समय शेष है। तो देखो, अगर हम 5 विषय लेते हैं, देखो मैं 5 विषय कौन से पढ़ाऊंगा पहले ही बता देता हूं। मैं सीडीपी पढ़ाऊंगा कंप्लीट, ठीक है, सीडीपी। दूसरा मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ्स, और फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको हिंदी भी पढ़ाऊंगा, हिंदी, और आपको मैं ईवीएस पढ़ाऊंगा, और जो 5th 1 होगा वो संस्कृत होगा। क्योंकि मैंने जो 11 बार एग्जाम्स क्वालिफाई किया उसमें हर बार मैंने संस्कृत लिया और इंग्लिश को कभी नहीं लिया। तो मैं इंग्लिश को दोस्तों आपको अभी नहीं पढ़ा सकता। तो इन 5 विषय सीडीपी, मैथ, हिंदी, ईवीएस, संस्कृत, इन 5 विषय की मैं क्लासेस दूंगा। कैसे दूंगा? 15 दिन है हमारे पास और 5 सब्जेक्ट है, तो इस हिसाब से हमारे पास एक सब्जेक्ट के लिए 3 दिन का समय है। एक सब्जेक्ट के लिए कितना समय? 3 दिन का। तो देखो, मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तक आपको पढ़ते पढ़ते 4-5 महीने हो गए तैयारी करते करते, और अभी आपके हाथ कुछ भी नहीं आया, मतलब आप किसी भी चीज में श्योर नहीं हो। अब आप 15 दिन अगर हमें दे देते हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं मेहनत कर रहा हूं। 15 दिन में ही मैं आपको उस मोड पे लाके खड़ा कर दूंगा जहां से आप यूपी टेट को बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो, अच्छे नंबर से। तो ये 15 दिन हमें दे दो, और मैं पूरा दिन नहीं मांगता, मैं ज्यादा से ज्यादा आपके 3 से 4 घंटे दिन में चाहिए होंगे 24 घंटे में। बाकी आपको कहीं पे भी पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, बस ये 4 घंटे हमें देते रहो। और 15 दिन बाद आप जब यूपी टेट का एग्जाम देके निकलोगे, आप खुद कहोगे मैं क्वालिफाई हो गया। तो देखो, हर एक विषय के लिए हमारे पास 3 दिन है। अब मैंने इसको कैसे डिवाइड किया, पूरी प्लानिंग है हमारे पास। तो देखो, एक दिन तो मैं उस विषय के प्रीवियस ईयर लगाऊंगा। क्या? प्रीवियस ईयर। हर एक विषय के हमारे पास 300 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। कैसे? वो भी बता देता हूं। हमारे अब तक 10 यूपी टेट के एग्जाम हो चुके हैं। यूपी टेट के कितने एग्जाम हो चुके? 10। तो एक में 150 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 में कितने? 1500 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 1500 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से एक सब्जेक्ट के 300 हो जाएंगे, क्योंकि तभी 5 सब्जेक्ट के 1500 हुए। तो सुनो, एक विषय के लिए हमारे पास 3 दिन का समय है, तो एक दिन तो हम 300 क्वेश्चन लगाएंगे। अब बचेंगे 2 दिन। तो जो 300 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हम लगाएंगे पहले दिन, तो उसी के आधार पर हम टॉपिक्स को सिलेक्ट करेंगे कि किन टॉपिक्स से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं उनको इन 2 दिनों में हम तैयार करेंगे। आए समझ में? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा। अब आप सोच सकते हो इन 15 दिनों में हमारी हालत कैसी होगी। हम आपके लिए कंटेंट तैयार करेंगे, विषय वस्तु सब लाएंगे, रिसर्च करेंगे, मतलब ढूंढ के निकालेंगे। आप सिर्फ क्लास नहीं ले पा रहे हो, तो इससे ज्यादा आपके साथ गलत क्या होगा। आपको सिर्फ क्लास लेनी है। तो आप समझ में आ गया। हर एक विषय के लिए हमारे पास 3 दिन है। पहले दिन हम क्या करेंगे? पीवाईक्यू उसके लगा लेंगे, कितने? 300 पीवाईक्यू जो हैं, और उन्हीं पीवाईक्यू में से देखेंगे किस टॉपिक से ये आ रहे हैं। तो
अगले 2 दिन उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, उनको समझेंगे, उनको लर्न करेंगे, याद करेंगे। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमारा एग्जाम निकल जाएगा। इसमें क्या होगा, देखो इन्हीं 15 दिनों में हमारे 1500 क्वेश्चन PYQ के भी तैयार हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है यूपी टेट में, ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2021 में जब आपका यूपी टेट का एग्जाम हुआ था तो जूनियर का जो एग्जाम था, जूनियर, ठीक है, वो 2017 के एग्जाम से अप्रोक्स 70% एज इट इज आ गया था, एज इट इज आ गया था। तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर लगाना है और उसके साथ साथ हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे और फिर हम उनको पढ़ लेंगे। तो अब आप ही बताओ दोस्तों, क्यों नहीं हम पास करेंगे? बिल्कुल पास करेंगे। चलो तो अब हम देखो आज ये बताते हैं। सबसे पहले हमने हिंदी से स्टार्टिंग करी है। तो हिंदी के ये 2011 का हिंदी का पेपर है, ये 2013 का हिंदी का पेपर है, ये 2014 का हिंदी का पेपर है। देख सकते हो 30 क्वेश्चन ये हो गए, 30 ये, 30 ये। तो इस क्लास में हम 90 क्वेश्चन को तैयार करने वाले हैं हिंदी के, ठीक है। तो 2 क्लासेज और आएंगी तो फिर आपके 300 हिंदी के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ये पहली क्लास है, बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए एक ही क्लास में हमने 300 नहीं लिए। अब देखो यहां से हम पहली बात तो यह कि डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे और सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते हम। हमारी जो फितरत है, हम जो पढ़ाते हैं, ये तरीका बहुत लोगों को पसंद आया क्योंकि हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन कराते हैं और आपको तुरंत याद भी करवाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो आप जितने लोगों को हमारा ये तरीका पसंद आ रहा और ये पढ़ाने की शैली हमारी पसंद आ रही, तो वो आप सब लोग कमेंट में एक अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट जरूर कर सकते हो। चलो अभी हम आपके लिए ना लाइक करने को बोलेंगे ना सब्सक्राइब, पहले आप विषय वस्तु देखिए, हमारे पढ़ाने का तरीका देखिए, फिर आप आगे कुछ भी कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। उससे पहले हाँ एक चीज और बता देते हैं, 1 मिनट का समय लेंगे, ज्यादा नहीं। ये जो इतनी बड़ी बड़ी हमने चार्ट तैयार करी है, देख सकते हो ये बहुत बड़ी बड़ी चार्ट है। 15 दिन में इसी तरीके की करीब हम 100 चार्ट को तैयार करने वाले हैं। 100 चार्ट जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और इसी के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सब कुछ होंगे। तो ये 100 चार्ट अगर आपने पढ़ लिए तो मैंने बता दिया ना, यूपी टेट पास होना कंफर्म है। तो अगर आपको चार्ट की फोटो मिल जाए या PDF मिल जाए, ठीक है, फोटो डेली मिलती रहे 5-6 चार्ट की, तो आप उसको याद करते रहोगे, बस घंटे 2 घंटे में याद हो जाएगा। तो आपको पूरा यूपी टेट का सिलेबस याद हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो 100 चार्ट्स हैं इनको आप ले सकते हो इस नंबर पर मैसेज करके 8077335992। इस नंबर पर मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, तो आप ये 100 PDF जो 100 चार्ट है इनकी फोटो आपको मिल जाएगी। और हाँ डेली जैसे जैसे बनती जाएंगी वैसे फोटो मिलेगी, क्योंकि अभी कंप्लीट बनी नहीं है, तो जितनी बन गई है फोटो आपको मिल जाएगी। इसके लिए बहुत मामूली सा चार्ज है, वैसे तो 200 रखने की हम सोच रहे थे, क्योंकि एक चार्ट का सिर्फ 2 रुपया हम ले रहे हैं, तो ये कोई ज्यादा नहीं है। तो आप इस नंबर पर मैसेज करके आप ये ले सकते हो, ठीक है। और अब आपको एक बहुत बड़ा ऑफर हम आपको दे देते हैं, मात्र 100 रुपीज में आप ये 100 चार्ट को एक्सेस कर सकते हो। इस नंबर पर मैसेज करके आप 100 रुपये का पे करेंगे, जैसे कि व्हाट्सअप करना, तो मात्र 100 रुपीज में आपको 100 चार्ट मिल जाएंगे और पूरा यूपी टेट आपका कवर हो जाएगा। खत्म बात, हो गया प्रमोशन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आपका एक भी समय नहीं लेंगे। और ये जो 100 रुपीज है ये ना के बराबर फीस है, क्योंकि हमारे यहाँ काम करने पे हमने लोगों को रखा, अकेले इतना तैयार होता नहीं, इसलिए उनको देना। और वैसे भी इतने रुपए से कंप्लीट होगा भी नहीं, मुझे अपने यहाँ से देने पड़ेंगे। चलो दोस्तों अब हम करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन देखिए, 2011 हिंदी उपसर्ग। तो 1 2 3 क्वेश्चन आए उपसर्ग से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, उपसर्ग। उपसर्ग पढ़ना, और क्या पढ़ना, प्रत्यय से भी आते हैं, तो उपसर्ग प्रत्यय हम पढ़ाएंगे। अब देखो उपसर्ग छाटना, अपमान। सबसे पहले उपसर्ग की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हुए नहीं बढ़ता हूं, आपको समझाते हुए बढ़ता हूं आगे। तो सबसे पहले उपसर्ग के बारे में बात करते हैं। उप का अर्थ होता समीप। चलिए यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, रहने देते हैं इसको। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, शब्दांश मतलब शब्दों के अंश या अव्यय होते हैं, जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसके अर्थ में नवीनता ले आते हैं। जैसे मैंने लिख दिया हरड़, क्या हरड़, तो यहाँ पे मैंने अप जोड़ दिया, तो क्या हो गया, ये अपहरण हो गया। आया समझ में? इसी तरीके से जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पर एक शब्द और मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा कार और इसके आगे मैंने जोड़ दिया अप, तो ये अपकार हो गया, ये उपसर्ग होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया देश, क्या लिखा देश, इसके आगे मैंने जोड़ दिया उप, तो अब ये बन गया उपदेश, तो ये उपसर्ग है। तो आ गया समझ में? चलिए अब हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अपमान, तो अप
मान। इस शब्द में हमें उपसर्ग छांटना है। तो देखो एक हम आपको तरीका बताते हैं, हमें उपसर्ग या प्रत्यय कुछ भी छांट रहा हूं, पहले मूल शब्द देखेंगे। देखो मैंने पढ़ा मान, मान शब्द होता, कहते हैं मान सम्मान, मान सम्मान, तो मान शब्द तो होता, जैसे पमान में कहूं, पमान तो कोई शब्द होता नहीं, तो मान शब्द होता, तो मान तो मूल शब्द हो गया, अब इसके आगे अप जुड़ा है तो अपमान हो गया, तो उपसर्ग क्या हुआ, अप उपसर्ग हो गया। आ गया समझ में? चलो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुर्वस्था, दुर्वस्था, इसमें क्या ढूंढना, उपसर्ग। तो देखो स्था कोई शब्द होता नहीं, वस्था भी कोई शब्द नहीं होता, लेकिन अवस्था होता। क्या होता, अवस्था, अवस्था होता। जब आप संधि पढ़ेंगे तब मैं इस चीजों को दिखाऊंगा कि ये जो रारत है दुर, तो रारत में हमने दो चीजें बताई थी जब वर्णमाला पढ़ाया था। तो एक तो रा, ये हलंत के साथ हो गया, और एक आ, मतलब इस रा में एक आधा रा हो गया ये, और छोटा आ, ये दोनों मिक्स है। ठीक है, तो एक रा में छोटा आ है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो दुर, अब मैंने रा आधा रख लिया, अब आ इधर आ जाएगा, अवस्था। तो इस तरीके से अवस्था मूल शब्द है और दुर उपसर्ग है। तो देख सकते हो ये दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग है, दुर। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा, और मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं, पूरी तरीके से समझाते हुए। बहुत से लोगों को पसंद आ रहा। बाकी पढ़ने के लिए बहुत सारी जगह है जहाँ पे क्वेश्चन का सिर्फ आंसर बताया जाता है, आगे बढ़ जाते हैं जी नहीं, यहाँ पे ये 90 क्वेश्चन करते करते आप सभी टॉपिक समझ जाएंगे। और ये आप जो पीवाई को हमारे साथ कर लोगे, इस बात की गारंटी है। मैं गारंटी क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है इतना, मैं जानता हूं कि मैं आप लोगों के दिमाग में चीजें सेट कर सकता हूं, मैं आपको समझा सकता हूं। वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं दोस्तों, देखते रहिए, क्योंकि इससे ज्यादा काम की चीज शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पर कोई दे। तीसरा देखते हैं पराजय। पराजय, इसमें क्या देखना, उपसर्ग। देखो जय, जय मूल शब्द है, कहते हैं जय, तो जय मूल शब्द है। अब ये परा क्या है, परा आगे जड़ा जुड़ रहा है, तो ये परा उपसर्ग हो जाएगा। देखो परा हो गया, तीनों हो गए। अपमान में अप उपसर्ग, दुर्वस्था में दुर उपसर्ग, पराजय में परा उपसर्ग। अब देखो द्विगु समास का उदाहरण, द्विगु समास का उदाहरण। अब देखो समास पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं समास का। समास 6 प्रकार के होते हैं, अगर नहीं याद है तो ऐसे कर लो, अब तक दे दो। ठीक है, जैसे किसी पे रुपए लेने हो, किसी को दिए हो, तो आप यही कहोगे अब तक दे दो। तो आ से क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। बा से क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ता से क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। का से क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, अभी मैं इनके बारे में भी बताऊंगा। दा से क्या हो जाएगा, द्वंद्व कर दो, द्वंद्व समास। इस दा से दुग समास हो गया, दुग समास। ठीक है, हो गया। अव्ययी भाव में क्या होता, अव्यय होता, अव्यय, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं उपसर्ग होता, उपसर्ग। यही हर, यथा, प्रति, ये उपसर्ग होते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति का आगे यथा जोड़ दो तो उपसर्ग हो गया, तो यथाशक्ति में क्या, अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, और प्रति, जैसे प्रति वर्ष, वर्ष के आगे प्रति जोड़ा तो इसमें अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अव्ययी भाव में एक और चीज होती है, रिपीटेशन होता है अव्ययी भाव में। जैसे रातों रात, रातों रात, इस तरीके से ये अव्ययी भाव हो गया, खत्म। बहुब्रीहि को देख लेते हैं हम सबसे पहले। बहुब्रीहि, ये जो भगवान के नाम होते हैं, जैसे आपका हो गया चतुर्भुज, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज किसको कहते हैं, भगवान विष्णु को कहते हैं, विष्णु को चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें भगवान के नाम सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, बहुब्रीहि समास में। जैसे लंबोदर आ गया, लंबोदर, लंबोदर गणेश को कहते हैं, बहुब्रीहि में आ जाएगा। तत्पुरुष में क्या होता, तत्पुरुष में व्यक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र, अभी हम विभक्ति भी बताएंगे, राजा का पुत्र, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष। जैसे नील कमल, कमल कैसा, नीला है, तो विशेषण विशेष, कमल हो गया विशेष, नीला हो गया विशेषण, कर्मधारय। द्वंद्व, द्वंद्व में क्या हो गया, योजक चिन्ह आएगा, माता पिता, योजक चिन्ह। कर्मधारय में है जो आता है जो, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय का। द्वंद्व में माता पिता और योजक चिन्ह आएगा। द्विगु में क्या होगा, संख्यावाची आएगा, संख्यावाची, जैसे चौराहा, तिराहा। लेकिन अब आप कहोगे चतुर्भुज, यहाँ पे भी संख्यावाची है, चतुर, तो वो तो है संख्यावाची, लेकिन ये चतुर्भुज। जब ऐसे शब्द आ जाए जो दो समास होते हैं तो वहां पे बहुब्रीहि को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपका समास का पोस्टमार्टम हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि ऐसे लिखते हैं, जैसे राम घर जाता है। एक मिनट रुकिए, ये किस तरफ से, मतलब ये आ रहे हैं बाएं से दाएं। ठीक है,
बायां हाथ इस तरफ है, दायां इस तरफ है, बाएं से दाएं लिखी जा रही है हिंदी लिपि, ठीक है। और जो देवनागरी लिपि है ये आपकी ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न है, ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। ब्राह्मी और खरोष्ठी ये दो प्राचीन लिपियां हैं भारत की, प्राचीन ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि है। और जो पंजाबी लिखी जाती है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी में। जितना मैं बताता चलूं इतना सुनते चलिए, बस ऐसे समझ लीजिए कि आपके यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इंग्लिश जो होती है ये रोमन लिपि में लिखी जाती है। खत्म बात। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, वो भी बता देते हैं। सर्वनाम भी थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। ये कंप्लीट मैराथन क्लास है, ऐसी कोई क्लास नहीं लेगा। 6 भेद होते हैं। कैसे? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चय हो गया, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुष और संबंधवाचक। सर्वनामों के भेद पूछे, भेद 6 होते हैं। और सर्वनामों की संख्या पूछे तो संख्या इनकी 11 होती है। यह है, जो, वह, इस तरीके से आगे डिटेल में पढ़ाएंगे सर्वनाम चैप्टर हम। खत्म। अभी आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो कितने भेद? 6। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह क्या है? ये योजक चिन्ह होता है। ये जो चिन्ह होता है योजक। अभी मैंने माता पिता के बीच में लगाया था, माता पिता, ठीक है। रात दिन, ये योजक चिन्ह है। योजक मतलब जोड़ता है। कुछ चिन्हों के बारे में बात कर लेते हैं, विराम चिन्हों के बारे में। विराम चिन्हों के जनक कौन है? कामता प्रसाद गुरुजी है, ठीक है। और विराम चिन्हों को कामता प्रसाद गुरुजी ये बताते हैं, ये अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। और पूर्ण विराम को छोड़कर, पूर्ण विराम को छोड़ दो, पूर्ण विराम ये होता, पूर्ण विराम ये होता, अल्प विराम ये होता, अर्ध विराम ये होता, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता, विस्मयादि ये होता, उद्धरण ये होता, ठीक है। और अल्प, अर्ध, पूर्ण, प्रश्न, आश्चर्य, विस्मयादि, इस तरीके से आगे बढ़ना। तो 20 जो विराम चिन्ह है उनके बारे में भी हम आप आगे बात करेंगे। यह है नई साड़ी में, वाक्य में नई क्या है? नई, नई, नई। यह नई साड़ी है, तो साड़ी की विशेषता बताई जा रही है। साड़ी की विशेषता कैसी है? ये नई है, तो नई क्या है? विशेषण हो गया, ठीक है। जैसे काली साड़ी, तो साड़ी कैसी है? काली, तो काली विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? नई साड़ी में नई क्या है? विशेषण हो जाएगा। तत्सम शब्द छांटिए। आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। तो देखो आम्र तत्सम शब्द है। आम्र क्या है? तत्सम। अब हम तत्सम के बारे में भी बता देते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो प्राचीन काल से, तत् मतलब उसके, और सम में समान, तो जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे हम जानते दुग्ध होता था पहले, अब दूध कहने लगे, तो दुग्ध हो गया तत्सम, मतलब प्राचीन काल का। दूध, दूध तद्भव, ठीक है। तो इस तरीके से तत्सम मतलब प्राचीन काल के जो ज्यों के त्यों शब्द प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव जिनमें परिवर्तन आ चुका है। जैसे मुख, मुख शब्द तत्सम है, लेकिन अब हम क्या कहते हैं आजकल? मुंह, तो ये तद्भव है। तत्सम पुराना, तद्भव नया। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। और ऐसी क्लास कभी नहीं आपको यूट्यूब पे कोई नहीं देने वाला, क्योंकि यहाँ पे इतना जो मेहनत लग रहा है, इतना एफर्ट लग रहा है, कोई नहीं देता दोस्तों। मैं इतना ही बताना चाहूंगा बस। चलिए, इस क्लास को पूरा कर लिया और यहाँ पे मेरा 15 दिनों का कोर्स पूरा कर लिया, तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि हाँ, यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। बहुत मेहनत हमारी लगेगी, इतनी मेहनत लगेगी अगर मैं 4 घंटे सो लूँ तो ये बहुत है दोस्तों। इतनी मेहनत मेरी लगने वाली है इस 15 दिनों में। तो तद्भव शब्द छांटिए। अब वही तद्भव मतलब जो परिवर्तित हो गया जिसका रूप। तो तद्भव में क्या? बैंक, अमीर, अग्नि, मुंह। अभी मैंने मुंह का बताया था। मुख, मुख तो हो गया तत्सम, मुंह, मुंह हो गया तद्भव। अब देखो अग्नि, अग्नि, अग्नि है तत्सम, क्योंकि आजकल हम अग्नि को आग बोलते हैं, आग बोलते हैं, तो अग्नि है तत्सम, आग है तद्भव। तो ये तो तत्सम हुआ नहीं, ये तद्भव हुआ नहीं, अग्नि ये तत्सम है। अमीर, अमीर शब्द अपने यहाँ का है ही नहीं। अमीर अरबी शब्द है, अरबी, कुछ अरबी फारसी के शब्द होते हैं इसलिए। बैंक, बैंक शब्द अंग्रेजी का, तो ये तत्सम तद्भव होगा ही नहीं। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आप याद रखना, पेपर देने जाओ ये चीज जरूर देख लेना। नहीं पूछा नहीं तो 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते, 3-4 क्वेश्चन। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग जरूर पास हो जाओगे सब लोग, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो। और मैं आपको अभी भी इतना मोटिवेट करूंगा कि 15 दिनों में आप पास कर सकते हो सकता है इस स्टेज पे आके आपको कोई भी सांत्वना ना दे, कोई भी आपको ये ना एहसास दिलाए कि आप पास करोगे, लेकिन मैं कहता हूं यूपी टेट आप पास जरूर करोगे 15 दिन में। देख सकते हो इस तरीके से कुंडी लगा लीजिए अपने दोस्तों। और अभी सब रिश्ते नाते छोड़ दो, कहीं आना जाना बंद कर दो, खाने पीने पे विशेष ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ मेरा काम आपको गाइड करना है।
मार्गदर्शित करना कि ऐसे टाइम पे आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। जो आपने नोट्स बनाई उनको रिवीजन करिए। स्टडी मटेरियल एंड टाइम पे बिल्कुल मत बदलना दोस्तों, अपने नोट्स पे भरोसा रखना। बाकी अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो हाँ, ये सब नोट्स आपको मिल सकते हैं। ये नोट्स है, ये हमारा हैंड रिटन नोट्स है, देख सकते हो। ये जो सभी यूपी टेट के नोट्स हैं, ये ईवीएस का नोट्स है, ये सब नोट्स आपको मिल सकते हैं मात्र 200 रुपए में। एक बार फिर नंबर लिख देता हूं, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। 80 77 33 59 92 इस नंबर पर मैसेज करके ये नोट्स भी ले सकते हो और 100 रुपीज में 100 पीपीटी फाइल चार्ट भी ले सकते हो। खत्म बात। मैं यही कहूंगा कि आप लगे रहिए, मेहनत के साथ पास जरूर करोगे। तो तत्सम तद्भव मैंने बता ही दिया। सूर्य के पर्यायवाची नहीं है, हाँ नहीं देख लेना। तो सूर्य के पर्यायवाची क्या होते हैं? भानु, रवि, दिनकर, इस तरीके से। भानु, रवि, अंशुमाली भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, लेकिन यामिनी नहीं होता। यामिनी किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? तो यामिनी रात का पर्यायवाची होता है। ठीक है, मैं जैसी उम्मीद करता हूं कि आपको इतना अच्छे से, बहुत ही रेयर केस में कोई समझाए। मनोरथ का संधि विच्छेद बताइए। तो मनोरथ का संधि विच्छेद, संधि से हर बार क्वेश्चन आता और आपके यूपी टेट में 1-2 क्वेश्चन नहीं बल्कि संधि से 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए। अब मैं थोड़ी सी संधि के बारे में बात करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। जब वर्णों का मेल हो उसे संधि कहते हैं, वर्णों का। और जब शब्दों का मेल हो, ऐसे ही आ जाता डायरेक्ट क्वेश्चन में, कई बार आया, शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? तो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब देखो, संधि 3 तरीके की होती है। एक तो होती है आपकी स्वर संधि, एक आपकी व्यंजन संधि और एक आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, अब स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं। यहीं से क्वेश्चन 90% स्वर संधि से क्वेश्चन आते हैं, व्यंजन विसर्ग से बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं। स्वर संधि के 5 पार्ट क्या है? दीर्घ, गुड़, वृद्धि, यड़, अयादि। खत्म बात। इस तरीके के 5 है। दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। देखो, अब हम इनको डिटेल में संधि वाले चैप्टर में ही बताऊंगा, क्योंकि जब जब आ ई उ ऋषि का मेल आ ई उ ऋषि से होता, दीर्घ होता, गुड़ में कब होता, वृद्धि में कब, इनकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। जब बड़ा आ जाए, ठीक है, बड़ा आ का चिन्ह आए, बड़ी ई की चिन्ह आई, बड़ा ऊ का मात्रा आए, तो इनमें दीर्घ होता है। ठीक है, 1 मात्रा आए तो गुड़ होता है, 2 मात्रा आए तो वृद्धि होती है, और अगर आधा अक्षर आ जाए और उसमें या यज्ञ भी मोस्टली आता तो यड़ होता, और जो 3 अक्षर वाले शब्द होते उसमें अयादि आता, जैसे पवन, पावक। बस इतना ही, बाकी संधि हम आपको पढ़ाएंगे, इतने में ही समझ जाओ। तो मनोरथ का संधि विच्छेद, ये मनाह धन रथ होगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि कब होती है? जैसे आ हो और वर्णों का प्रथम द्वितीय को छोड़कर अन्य वर्ण आए, जैसे कोई यार अलावा हा वर्ण आ जाए, तो विसर्ग जो होता है, विसर्ग और आ को छोड़कर उसका, ऐसे समझ लो जैसे मैंने लिखा अधोगति, तो इसका अधहा धन गति हो जाएगा। ठीक है, और अभी यहाँ पे क्या था? मनोरथ, तो इसका मनाह धन रथ हो जाएगा। ये हम आपको संधि के चैप्टर में डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी दोस्तों थोड़ा सा जल्दी है, क्योंकि 90 क्वेश्चन पढ़े हैं, तो हमें थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। विद्यार्थी उदाहरण है, देखो एक और संधि का आ गया। हम अपना ये भी देख रहे हैं क्या क्या टॉपिक आएंगे, उनको हमें पढ़ना भी है। देखो, उपसर्ग प्रत्यय आते हैं, समास आता है, और लिपि से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और ये विराम चिन्हों से आते हैं, विशेषण से आएगा, तत्सम तद्भव से आता है, पर्यायवाची से आता है, संधि विच्छेद से आता है। देखो, एक संधि के साथ दूसरा संधि आ गया, तो विद्यार्थी, विद्या, धन, अर्थी। देखो, अब इसको ऐसे किया जाएगा, विद्य, धन, आ। ठीक है, क्योंकि हमने धनुष में से आ निकाल दिया, धन, अर्थी। जब ये आ और बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा, छोटा और बड़ा मिल जाएगा तो बड़ा आ बन जाएगा, तो विद्य, ये आ इसमें मेल हो जाएगा तो विद्या बन जाएगा। क्या? विद्या। और ये आ इसमें मेल हो गया था तो यहाँ पे थी बनेगा, ऐसे इस तरीके से अर्थी। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम संधि के चैप्टर में डिटेल से पढ़ाएंगे, तब सब संधि समझ में आ जाएंगे एक ही बार में आपको। दिग ब्रह्म उदाहरण है। देखो, अब तीसरी संधि आ गई, एक विसर्ग का है, एक स्वर का, और एक ये व्यंजन संधि का उदाहरण आ गया। दिग ब्रह्म में दिग धन ब्रह्म व्यंजन संधि होगा, इस तरीके से। बस अभी आप याद कर लो इसको। तो देखा, संधि के 3 क्वेश्चन आ गए। मैंने बताया क्या कि टेट में वही चीजें रिपीट होती रहती हैं, कोई नया नहीं आएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। 30 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, ऐसा तो नहीं 10 क्वेश्चन पूछे जाए पूरी हिंदी से, या 5 क्वेश्चन पूछे जाए, तो 30 पूछे जा रहे हैं। हर एक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन 3-3 आ जाते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कारक। तो कारक कितने होते हैं हिंदी में? कारकों की संख्या 8 होती है। कारक मैंने पढ़ाए थे आपको, अब मैं फिर एक बार पढ़ा देता हूं। कर्ता ने, ठीक है, ऐसे याद करो, कर्ता ने, कर्म को, करण,
से और के द्वारा, ऐसे याद करो दोस्तों। यहाँ से हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं और हर एक एग्जाम में आएंगे। आप ये कहो अभी ना याद करें सुपर टेट में, फिर आप अटक जाओगे, फिर याद करना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान से अलग होना, इससे पहले संप्रदान आता, करण के बाद संप्रदान, कोई बात नहीं, संप्रदान लिख दो। संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के रारी रे नानी ने, ऐसे कर लेना। अधिकरण मैं पे पर, और संबोधन हे हो अरे अजी, ऐसे कुछ। तो यही है, ये 8 कारक, 1 2 3 4 5 6 7 8 कारकों याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि बिना कारकों को याद किए आपका काम चलने वाला नहीं है। अभी टाइम है, 15 दिन है, ज्यादा कम समय नहीं है, कर सकते हो, कर लो। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, मतलब अलगाव के लिए क्या आएगा? अपादान, मतलब से, छत से आ रहा। अब बिल्ली अलग हो रही ना, छत से अलग हुई, तो अलगाव के लिए अपादान आता, तो अपादान कारक हो जाएगा इसमें। कारक से आता क्वेश्चन जो युद्ध में स्थिर रहता हो, तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, युद्ध में स्थिर रहता है, वो युधिष्ठिर कहलाता है। ठीक है, जो युद्ध में स्थिर रहेगा वो युधिष्ठिर हो जाएगा। और इसके अलावा यश प्राप्त किया वो यशस्वी हो जाता, सत्य के लिए आग्रह करता वो सत्याग्रही हो जाता, अश्व की सवारी करता वो अश्वारोही हो जाता, इसी तरीके से। ठीक, शैव किसे कहते हैं? शैव जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं, कोई बड़ी बात है। जो विष्णु की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। ठीक, चलो पढ़ाते हुए चल रहे, ये नहीं कि क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चले। वाचाल किसे कहते हैं? जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। ठीक है, एक आता मितभाषी जो कम बोलता हो। एक और चीज बता देते हैं, एक होता अल्पवृष्टि, ये पूछा जाता। अल्पवृष्टि मतलब कम बारिश, इस तरीके से। अनावृष्टि भी होता, चलो आगे देखेंगे। अब देखो वाचाल हो गया। श्याम धीरे धीरे चलता में धीरे धीरे शब्द क्या? श्याम धीरे धीरे चलता है। अब देखो श्याम तो हो गया यहाँ पे संज्ञा, चलना हो गया क्रिया। अब धीरे धीरे क्या है? तो चलना क्रिया, क्रिया की विशेषता बता रहा, धीरे धीरे चलता कैसे है? वो धीरे धीरे चलता, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। क्यों? क्रिया की विशेषता बता रहा, इसलिए धीरे धीरे क्या? क्रिया विशेषण है। खत्म बात, कितना सरल है देखो, क्रिया विशेषण हो गया। आ गया समझ में? शुद्ध शब्द छांटिए तो आनुषंगिक शुद्ध होता है, इस तरीके से ये शुद्ध होता है, आनुषंगिक। ठीक, यहाँ पे भी शुद्ध शब्द छांटना। सुषमा ऐसे लिखा जाता है, मतलब बर्तनी से भी क्वेश्चन आते हैं, बर्तनी भी पढ़ाएंगे आपको। बर्तनी 2 क्वेश्चन आ गए शुद्ध शब्द से। ठीक है, और एक अंत्याक्षरी वाला भी आ गया। 3 क्वेश्चन बैक टू बैक शुद्ध शब्द से। देखो 20 21 22 3 क्वेश्चन बैक टू बैक शुद्ध शब्द, मतलब बर्तनी से। अंत्याक्षरी ऐसा होता, आधा ना, आधा ता, या यज्ञ पे डंडा, और छा क्षत्रिय और राध, अंत्याक्षरी ऐसे। खत्म बात, आ गया होगा समझ में? प्रत्यय छांटिए। अब देखो प्रत्यय आ गए, तो अब देखो 3 उपसर्ग थे, 3 यहाँ पे ऐसे आ गए क्या? ये आपकी बर्तनी। अब 3 देखो प्रत्यय आ गए। घुमक्कड़ लिख लेते हैं, घुमक्कड़ में प्रत्यय छांटिए तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा, अक्कड़। डिबिया में या प्रत्यय हो जाएगा। भिक्षुक में उक प्रत्यय हो जाएगा, भिक्ष। उक प्रत्यय ऐसे बनेगा, भिक्ष मूल शब्द है। और भिक्ष में अगर हम आ जोड़ देते हैं, मूल शब्द में आ जोड़ देते हैं तो भिक्षा हो जाता, भिक्षा। और भिक्ष में अगर हम उक जोड़ देते हैं, भिक्ष धन उक, तो भिक्षुक हो जाएगा, भिक्षुक। इस तरीके से शब्द बनाना सीख रहे हैं आप। ऐसा मत समझिए कि कुछ ही फालतू है, सब काम का, सब प्रैक्टिस का खेल है दोस्तों। प्रैक्टिस करिए, देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें अपनी आंखों के सामने निकालिए। बादल का पर्यायवाची, देखो पर्यायवाची भी आते हैं। अब बादल का पर्यायवाची, अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, हो सकता है आप जानते हो। मैं ये नहीं कहूँगा मैं ही सिर्फ बता रहा, मैं ये कहूँगा कई लोगों ने बताई है, मैं तो बहुत बाद में पढ़ाने आया हूँ दोस्तों। और एक चीज मैं यह कहूँगा कि मुझे यूपी टेट आपको पढ़ाने का बहुत कम समय मिल पाया, बहुत कम, 20 दिन मिले मात्र, 15-20 दिन। तो दोस्तों माफी चाहेंगे, लेकिन अब मैं आपको सी टेट पढ़ाने के लिए 2 महीने का समय हमें मिलेगा, और आपको एस टेट यानी सुपर टेट पढ़ाने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने का समय हमें मिलेगा।
तो इस तरीके से सीटेट और सुपरटेट में अपनी सफलता सुनिश्चित मानिए दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि चीज़ें यही आती हैं। बस टीचर जो हैं वो आपको समझाते नहीं, वो आपको याद नहीं कराते, वो आपको ये नहीं बताते कि बेसिक्स कैसे पढ़ाया जाए। वो तो बस अपना पढ़ते हुए निकलते जाते हैं, अपने कोर्स में लिए, और उन्हें कोई मतलब नहीं आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी क्या तरक्की हुई, कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं दोस्तों आपको सिखाने पर भरोसा करता हूँ, सिखाते हुए चलूँगा, सब सिखा दूंगा। जैसे देखो, मैंने पानी का कोई शब्द लिया, पानी का अंबु, ठीक है। अब इसमें बादल, बादल क्या होता है, बादल देने वाले होते हैं, देने वाले, पानी देते हैं हमको, तो बादल देने वाले, मतलब इनके बाद में दादा बात लगा देंगे। अब कमल, कमल क्या, कीचड़ में जन्म लेता, जन्म लेता, तो हम इसमें जहाज लगा देंगे। देखो, पानी के सभी पर्यायवाची में अगर हम लास्ट में दादा बात लगा देते हैं तो वो बादल का बन जाएगा, और पानी के सभी पर्यायवाचियों में अगर हम लास्ट में जहाज लगा देंगे तो वो कमल का बन जाएगा। जैसे अम्बु, अम्बु क्या हो गया, पानी का हो गया, अम्बुज कर दिया तो जहाज कमल का बन गया, अम्बुज जहाज कमल का हो गया। और अम्बु में दबात लगा दिया तो अम्बुद मतलब बादल का बन गया। बस यही है और कुछ है ही नहीं दोस्तों, इतना सरल होता है। तो क्या बताए, जहाज अगर लास्ट में, और ट्रिक बता दें, दादाबात लास्ट में है तो वो आप किसका लगाओगे, ये बादल का लगाओगे। जहाज लास्ट में है तो कमल का होगा। तो इस तरीके से आप लगाते हुए बढ़ते जाएंगे। अब मैं आपको थोड़े से और भी बता देता हूँ पर्यायवाची। जैसे अगर हम बादल के अब देखें तो मेघ होता है, पयोधी होता, पयोधी, पयोधी, पय पानी का होता है, उसी तरीके से पयोधी। और जलद होता है, जलद, क्योंकि बादल में दादा बात आएगा ना, जलद होता है। और अगर हम अब कमल के देखें तो नीर, नीर पानी का होता, तो जहाज लगा देंगे, नीरज कमल का बन जाएगा, और नीरद बना देंगे तो ये बादल का बन जाएगा, खत्म बात। नीरज क्या हो गया, कमल का हो गया, पंकज कमल का हो गया, अरविंद, राजीव, ये सब कमल के हो गए। आगे बढ़ते हैं अपनी इस अध्ययन की कड़ी में। तो बादल का दादाबात, मतलब जब दादाबात लास्ट में हो तो बादल का, जहाज लास्ट में हो तो कमल का, ठीक। इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, ठीक है। महावीर स्वामी को जितेंद्रिय कहा जाता है। बाकी आहा, आप आ गए, तो आहा क्या है, ये आहा हो, जैसे आहा, अरे, हाय, बाप रे, मतलब ऐसे समझ लो, ये इस तरीके से। तो ये क्या होते हैं पता है, ये अव्यय होते हैं, अव्यय। अव्यय क्या होते हैं, जिन पर लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव ना पड़े, वो अव्यय होते हैं। हम आपको ये भी सब समझाएंगे, लिंग वचन कारक का प्रभाव कैसे नहीं पड़ता, जैसे आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि ये 90 क्वेश्चन है, थोड़ा सा बाद में बताएंगे। निम्न में से पुल्लिंग शब्द देखिए, तो पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द की अभी ट्रिक बता देंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। क्या है, नदी, पानी, इलायची, प्यास, नदी, पानी, ठीक है, इलायची, प्यास। तो आप क्या करेंगे, होता है, होती है, ठीक है, बस इतना जोड़ेंगे। नदी होता है या होती है, नदी होती है तो फिर ये देखो, होता है आ जाए तो पुल्लिंग, और होती है आ जाए तो स्त्रीलिंग, खत्म बात। नदी होती है तो स्त्रीलिंग, पानी होती है, नहीं पानी होता है तो ये पुल्लिंग हो गया। इलायची होती है तो स्त्रीलिंग, प्यास भी होती है तो स्त्रीलिंग, तो ये तीनों स्त्रीलिंग, पानी पुल्लिंग, होता है होती है जोड़ दो, बस खुद पता चल जाएगा। नदी होती है स्त्रीलिंग, पानी होता है इसलिए पुल्लिंग, खत्म बात। पवन का संधि विच्छेद, तो पवन का संधि विच्छेद पो धन अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा बता देते हैं हम। ये आपका अयादि संधि का उदाहरण है। मैंने क्या बताया, अयादि जो स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड, अयादि। अयादि में मोस्टली 3 अक्षर वाले शब्द आते हैं, मोस्टली, ठीक है। और यड में या यज्ञ होगा या फिर आधा अक्षर होगा कोई। चलो, जैसे जब ए, आई, ओ, औ इनका मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो ए का आय हो जाता है, आई का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है, आय आय अब, और इसका आब हो जाता है, ठीक है। तो जैसे पो धन अन, क्या है, अब इधर देखना, ये ओ वाला है, ओ वाला सीन लग रहा, तो पो अब जुड़ेगा तो पा, अब जुड़ेगा तो बन, पवन। अब यहाँ पे जुड़ ही रहा है, बाकी हम इसको जब तोड़ना सिखाएंगे तब आपको बताएंगे। जैसे पा इधर हो गया और ओ इधर हो गया, तो ये पो बन गया, धन अन ये हो गया। तो अब देखना 1 मिनट, इसका और इसका मेल क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा, अब पूरा बता ही देते हैं। पा धन अब धन ना, तो ये क्या हो गया, अब ये पूरा पा बन गया, तो पा और अब बन ये बचा तो पवन, इस तरीके से।
मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तब आ जाएगा समझ में। तो अयादि संधि का उदाहरण है। मैं एक बार फिर से स्वर संधि के 5 पार्ट बताना चाहूंगा। दीर्घ, गुण, वृद्धि। देखो संधि का ये चौथा क्वेश्चन है। वृद्धि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। याद करो दोस्तों, याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं है मिलेगा, याद तो करना पड़ेगा। दीर्घ संधि किस में होगा? बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा, इस तरीके से, मतलब आ का डंडा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा। गुण में क्या होता है? एक मात्रा होती है, या तो एक ही होगी या तो ओ की होगी। वृद्धि में क्या होता है? ऐ की मात्रा होगी या औ की होगी, 2 मात्राएं वाला वृद्धि, 1 मात्रा वाला गुण। यड़ क्या होता है? आधा अक्षर होता है इसमें, अधिकांशतः आधा अक्षर। अयादि में क्या? 3 अक्षर होते हैं, 3 अक्षर, खत्म काम, हो गए संधि के। तो हमारा ये एक पेपर कंप्लीट हो गया 2011 का हिंदी का। अब हम 2013 की हिंदी देखते हैं दोस्तों, जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, जैसा कि हमारी विशेषता। बिल्कुल, चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। और हाँ, बाकी मैंने बता ही दिया कि अब हम आपका एग्जाम एस टेट यानी सुपर टेट या फिर सी टेट लगा हुआ है, सी टेट, इन 2 एग्जामों में निश्चित सफलता दिलाएंगे, क्योंकि यूपी टेट में तो हमें बिल्कुल वक्त मिला ही नहीं, अपना पूरा सेटअप इंस्टॉल हो रहा। आप भी हमें नहीं जाने अभी तक, इसलिए यूपी टेट होते होते आप हमें पहचान जाओगे, फिर सी टेट और सुपर टेट में मतलब ऐसा रिजल्ट देंगे जो सब देखते रह जाएंगे, सब देखते रह जाएंगे। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा, मतलब अब यहाँ पे मुहावरा और लोकोक्तियां भी आएंगी, तो मुहावरा लोकोक्तियां भी हम पढ़ेंगे। आस्तीन का सांप कपटी मित्र के लिए होता। इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द जितेंद्रिय, ये इधर भी आया था पीछे, देखिए अभी यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैं इसीलिए तो कहता हूँ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, PYQ लगा के जाओ। पवन का संधि विच्छेद, ये भी देखो सेम एज इट इज आया यहाँ पे, पवन का पोधनन, तो ये 2011 में आया, और ऐसा ही 2013 में, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए। देखो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद, पुनः धन जन्म, अब ये भी देखो आप, यहाँ पे भी पुनर्जन्म का हमने संधि विच्छेद किया था, 1 मिनट पहले हम देख लेते हैं, सॉरी मनारथ का किया था, हाँ मनारथ का। तो पुनर्जन्म का यहाँ पे ये विसर्ग संधि हो गई, पुनर्जन्म का पुनः धन जन्म इत्यादि शब्दों कौन सी संधि? अब देखते ही बता दूं, मैंने क्या कहा, आधा अक्षर वाली येड़ संधि, तो येड़ संधि है, इत धन आदि से मिलकर येड़ संधि। नाक रगड़ने का क्या अर्थ होगा? तो नाक रगड़ना मतलब दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, नाक रगड़ना मतलब दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मूलन का रोपड़ होता है, कैसे? अब मैं दिखाता हूं, जैसे आंधी आती है, देखो रोपड़, रोपड़ क्या? पौधों को हम रोपते हैं और उन्मूल, जड़ से उन्मूल कर लेते हैं, क्यों? पौधों को उखाड़ना, उन्मूलन, रोपड़ मतलब पौधों को लगाना। और एक और होता उन्मूलन, और उन्मूलन और चलो निमीलन बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? तो दोस्तों बताओ, महावीर प्रसाद द्विवेदी ये वही हैं जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। क्या कहा? बीज वपन काल कहा। चलो अब आपको और थोड़ी सी बता देते हैं। और आपके जो आदिकाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है, द्विवेदी, हाँ। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने आदिकाल की संज्ञा दी, आदि हजारी ऐसे कुछ करके है, मैं भूल गया हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। और अब आपको एक और बता देते हैं, जॉर्ज गियर्सन थे, जॉर्ज गियर्सन, पूछे जाते हैं ये सवाल हर बार, जॉर्ज गियर्सन, ठीक है। जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा? इन्होंने इसको चारण काल कहा, चारण काल, ठीक है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उन्होंने चारण काल और संधि काल कहा है, आदिकाल को ही संधि काल भी कहा रामकुमार वर्मा ने। चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक? यहाँ तक हो गई, हाँ। और द्विवेदी युग भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, ये जो पंक्तियां ये किसकी हैं? ये घनानंद की पंक्तियां हैं। किसकी? घनानंद की। तो अब हम एक चीज ये बताना चाहेंगे, क्योंकि ये आपके रीतकालीन कवि हैं और ये काफी पुराने हैं और ये इसी तरीके की बातें करते थे। जैसे अब हम आगे बताएं, जैसे आलम है, बोधा है, ठाकुर है, घनानंद है, बिहारी वगैरह है, वो इसी तरीके की पंक्तियों में अपनी बात कहते थे। कालिंदी का पर्यायवाची क्या? कालिंदी का पर्यायवाची, तो कालिंदी यमुना का पर्यायवाची होता है दोस्तों। कालिंदी किसका पर्यायवाची होता है? यमुना का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा यमुना के और कुछ पर्यायवाची, जैसे जमुना होता, क्या होता? जमुना। और कृष्णा भी इसी का पर्यायवाची होता है, यमुना का। और अर्कजा, अर्कजा, अर्कजा देखिए ऐसे, अर्कजा, अर्कजा भी इसी का पर्यायवाची होता है। अब मैं आपको अगर गंगा के बताऊं तो एक बहुत फेमस है जाह्नवी, जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची होता है। आया समझ में? और बहुत सारे गंगा के, जैसे भागीरथी है, सुरसरी है, देवसरी है, देव नदी है, मंदाकिनी है, अलकनंदा है, ये सब गंगा के पर्यायवाची है। बस आप सुनते जाइए, क्वेश्चन में जब आंसर देखने को मिलेंगे तो आप लगा दोगे। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है?
इसका मतलब अब यूपी टेट में आपका साहित्य से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये साहित्य के क्वेश्चन है। पहली आत्मकथा के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास हैं। कौन? बाबू श्याम सुंदर दास। कार्य के आरंभ में ही बेगन पड़ जाए तो इसको क्या कहेंगे? तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ये मुहावरा है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, तो ये इस तरीके के मुहावरे लोकोक्तियां पूछी जाएंगी, वो हम आपको अगले 2 दिन पढ़ाएंगे। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता। कवियों का कवि, देखो अब हम इसकी ट्रिक बताते हैं। शमशेर और कवियों का कवि है, जैसे कवियों का कवि, तो जैसे कवियों का कवि है तो उसमें शेर ही तो राजा होता, तो कवियों के कवि जैसे राजा कौन है? शेर, तो उसी तरीके से इनके शेर आ रहे, शमशेर, ठीक है, तो शेर ही होगा। कवियों का कवि कौन होगा? शेर, शेर कवि, तो यहाँ पे शेर आ रहा है, ऐसे याद कर लो। दशरथ सित तुम लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। ये कबीरदास जी की पंक्तियां दोस्तों, किसकी पंक्तियां? इसी तरीके की पूछ ली जाती हैं, कबीरदास की हैं। बाकी अगर हम और बताएं, सूरदास, केशवदास, तुलसीदास इसी तरीके के लिखते थे। और आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला पत्र क्या है? हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड है दोस्तों। क्या? उदंत मार्तंड। और ये 1826 में प्रकाशित हुआ था। कहां से? बंगाल से, ठीक, बंगाल से। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि जो है दोस्तों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, चिंतामणि। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल काफी फेमस हैं, इनके और भी हैं दोस्तों, चलो वो आगे देखेंगे जब हम रचनाएं कराएंगे उस समय। अभी हम चिंतामणि को देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब देखो यहाँ पे इस पेपर में आपके बहुत सारे साहित्य से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी साहित्य का। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में हुई, जो कि बाबू श्याम सुंदर दास ने करी थी। किसने? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक। प्रेम सागर किसकी रचना? मतलब आपको साहित्य याद करना है। प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल जी की है दोस्तों। प्रेम सागर किसकी? लल्लू लाल। इसके अलावा उनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे बैताल 25 है, सिंहासन 32 है, इस तरीके की, ठीक। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताओ। तो दोस्तों संज्ञा टॉपिक हम आपको बहुत जल्दी पढ़ाने वाले हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर इसके 5 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर 5। व्युत्पत्ति के आधार पर जो 3 होते हैं वो होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कुछ भी नहीं आता फिर भी हम आपको इतना होशियार कर देंगे कि बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। भाववाचक और अर्थ के आधार पर 3 तो ये हो जाएंगे, 2 और कौन से हो जाएंगे? एक होता है आपका द्रव्यवाचक, द्रव्य गलत हो गया, इस तरीके से द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, ठीक है। अभी हम जल्दी से बता भी देते हैं किसमें क्या आता है। व्यक्तिवाचक वो होते हैं जो इस दुनिया में एक चीज पाई जाए, जैसे हिमालय एक है, गंगा एक है, तो व्यक्तिवाचक। जातिवाचक वो होती है जो जाति है, जैसे कुत्तों की जाति होती है, बहुत सारे कुत्ते हैं। जैसे मैंने कह दिया मनुष्य तो बहुत सारे, कोई एक तो नहीं हमने नाम लिया, तो मनुष्य ये जाति है। भाव क्या होता? प्रेम, क्रोध, प्यार वगैरह, ये सब भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। द्रव्य क्या होता है? जिनको मापा या तोला जा सके, जैसे लकड़ी, सोना वगैरह, ये सब द्रव्यवाचक है। समुदायवाचक क्या? जो आपका समुदाय होता है, जैसे कक्षा बहुत सारे बच्चे होते हैं, सेना, ये सब समुदायवाचक है। बस इतनी है संज्ञा, कुछ नहीं है। फालतू में हुआ बना रखा टीचरों ने, तो शॉर्ट में पढ़ाया जाए तो 15 दिनों में इतना पढ़ा जा सकता कि पास हो जाओगे। तो अब देखो व्यक्तिगत के आधार पर हो गई। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है वो दोस्तों आपका संज्ञा के आधार पर होता है। किसके आधार पर? संज्ञा के आधार पर। जैसे घोड़ा, ये संज्ञा है तो ये पुल्लिंग है, और जैसे मैंने कहा घोड़ी, ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि ये संज्ञा है तो स्त्रीलिंग हो गई। तो इस तरीके से संज्ञा के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, और अगर मैंने घोड़ी लिख दी तो ये दौड़ती है लिखना पड़ेगा भाई साहब, दौड़ती है, इस तरीके से। चलो तो अब हम कहाँ पे आ गए? लिंग निर्धारण हो गया। कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों? कारक के 8 भेद होते हैं। अब हम एक बार फिर से आपको कराते हैं, क्योंकि ये याद नहीं होते इसलिए। कर्ता ने, ठीक है, इतना साफ लिखेंगे हम। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान 8 होते हैं, 8 ऐसे याद करो। अलग होना, अपादान मतलब से अलग होने के अर्थ में। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। संबंध का, की, के, रारी रे नानी ने लिख लेना। अधिकरण में
पर संबोधन, हे, अरे, अजी, वो, कुछ भी, बस कुछ भी नहीं जो जरूरी है, जो संबोधन करके बुलाते हैं वो। तो ये कारक है, हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब तो मैं प्रीवियस ईयर भी करा रहा, अब तो आप खुद ही देख लो आ रहे हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। घा का उच्चारण स्थान क्या, कंठ, ये भी बता देते हैं। का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा घड़ी, इंजा खाली। तो घा घड़ी ये पहला, ये कंठ से उच्चरित होने वाला वर्ड है। का खा गा इंजा। चा, छा, जा, झा, वहाँ, ये तालु से उच्चरित होते हैं ये 5 वर्ड। कंठ तालु। मूर्धा से क्या होगा, टा, था, यहाँ पे था नहीं होगा, ठा ठठेरा होगा, डा, डा, अड़ा। मूर्धा से कंठ तालु मूर्धा, दंत और ओष्ठ। दंत से क्या होगा, टा टमाटर आ गया, ता, था, दा, धा, ना, ये 5 दंत से होंगे। ओष्ठ से क्या होगा, पा, पा, बा, भा, माँ। तो इस तरीके से ये 25 वर्ड होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। कंठ से काका काका इंजा, तालु से ये 5 होते हैं उच्चरित, ये मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से। बाकी हिंदी वर्णमाला पढ़ाएंगे तब सब बताएंगे, वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। छह वर्ड किसके योग से बना है, तो 4 वर्ड जो होते हैं ये संयुक्त वर्ड होते हैं व्यंजनों में। छा, क्षत्रिय, अभी याद कर लो, हर बार आता है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, हिंदी कहीं पे भी आए, पुलिस में, यूपीएससी तक की बात कर रहा हूं, यही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों हिंदी में। कोई नए क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है। छा, क्षत्रिय, त्रा, त्रिशूल, लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, सब यही आता है। छा, क्षत्रिय, त्रा, त्रिशूल, यानी श्रमिक, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छा, क्षत्रिय बनता का धन सा से, त्रा, त्रिशूल बनता ता धन रा से, ज्ञानी बनता जा धन वहां से, श्रमिक बनता सा धन रा से। खत्म, याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो अस्पृश्यता, अस्पृश्यता ऐसे लिखा जाता। खत्म बात, ये अस्पृश्यता, खत्म। कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का स्त्रीलिंग, यकीन मानो ये क्वेश्चन कम से कम 100 से ज्यादा बार विभिन्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। मैं 1000 कह दूं तो गलत नहीं होगा, हो सकता है 1000 बार भी पूछा जा चुका हो। कवयित्री, कब का स्त्रीलिंग कवयित्री, खत्म, ऐसे लिखा जाएगा। मीन का पर्यायवाची, उससे पहले तरड़ का पर्यायवाची, तरड़ सूर्य होता, तरड़ क्या होता, सूर्य होता। मीन राशि होती है, मतलब मत्स्य, मछली होता। और दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला क्या, आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। तो आत्मजा पुत्री को कहते हैं, नंदिनी भी पुत्री को कहते हैं, और कन्या भी पुत्री होती है, लेकिन भार्या पत्नी को कहते हैं, इसलिए ये भिन्न शब्द है दोस्तों, ठीक। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या, तो अनुपम का मतलब होता है अद्वितीय, अलौकिक, मतलब अद्वितीय, जो इसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। कान का कच्चा होने का क्या अर्थ है, ये दोस्तों वही लोकोक्ति मुहावरे टाइप है। तो कान का कच्चा होना, कान का कच्चा मतलब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी की कुछ भी बताए तो उस पर विश्वास कर ले, तो वो कान का कच्चा बोला जाएगा। तो अब हमारे 60 क्वेश्चन तैयार हो गए। यूपी टेट 2011 हो गए, 2013 हो गया, अब हम 2014 को भी देख लेते हैं। 2014 में क्या आया, संकर शब्द किसे कहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों शब्दों का परिचय आ गया। शब्द कई तरीके के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसके अलावा रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ होते हैं। इसके अलावा अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, भिन्नार्थी, इस तरीके बहुत सारे होते हैं। वो हम आपको शब्दों का जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये 2014 है यूपी टेट। अब इसमें हम जल्दी जल्दी से सब चेक करते हैं क्या क्या है। तो संकर शब्द किसे कहते हैं, तो संकर शब्द ऐसे होते हैं जब 2 भाषा के मेल से शब्द बनेंगे तो वो दोस्तों संकर शब्द कहलाते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, 2 भाषाओं से भी शब्द बनते हैं, जी बिल्कुल सही है। जैसे मैंने रेलगाड़ी बोल दिया, तो रेल और गाड़ी, रेल शब्द जो है ये इंग्लिश का शब्द है, जबकि गाड़ी हिंदी का शब्द है, इस तरीके से। अब आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, उससे पहले ये बता दूं आपको शुद्ध शब्द यहाँ पे। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया संकर शब्द, जैसे मैंने लिख दिया सिनेमाघर, सिनेमाघर। तो देखो सिनेमा तो इंग्लिश शब्द है और घर हिंदी है, तो ये शब्द कैसा हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा, संकर शब्द। फिर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ वगैरह सब बताएंगे आपको। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या प्रत्यय लगेगा, तो शुद्ध में अगर हम आ, बड़ा आ जोड़ देंगे तो शुद्ध का सुता बन जाएगा, तो आ प्रत्यय लगेगा, क्या, आ। नाक का बाल होना, मुहावरे का क्या अर्थ है, तो नाक का बाल होना मतलब अधिक प्रिय होना, अधिक प्रिय होना नाक का बाल। देखो कोई कहेगा, लेकिन मानना पड़ेगा आपको। बाकी हम इतना भरोसा दिलाते हैं कि इस तरीके के मैं 100 चार्ट 15 दिन के अंदर आपके लिए बनाऊंगा, दिन रात मेहनत करके। उन 100 चार्ट में आपकी सफलता निश्चित है, और मात्र 100 रुपीज में दे रहा, ऐसे समझ लो, ना के बराबर कॉस्ट में आपको मिल रहा। 80 77 33 59 92 इस पे कॉल करके या इस पे मैसेज करके आप ये 100 चार्ट का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लेना। नाक का बाल होना मतलब
बहुत प्रिय होना। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, मतलब घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़े का घोड़ा तो होगा, अश्वमेष घोड़ा होता, घोटक भी होता और हाय भी होता, हाय तुरंग, तुरंग भी होता, लेकिन कटक, कटक नहीं होता। ठीक, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसके लिए एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से ये क्वेश्चन है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहेगा उसे यायावर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे दोस्तों? उसे यायावर कहेंगे। इसके अलावा कुछ और है, जैसे जो सदैव चलता रहे वो गतिशील होता है। ठीक, जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहे वो अस्थिर होता है। ठीक, अब देखो, बुंदेलो हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। इसकी मैं ट्रिक बताता हूं। देखो, झांसी वाली रानी एक तरीके से क्या थी? क्षत्रिय, क्षत्रिय थी। तो आप विकल्प में एक क्षत्रिय मिलेगा, क्या? चौहान। चौहान जो होते हैं ये क्षत्रिय तो होते हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का विकल्प मिल जाए तो आप लगा देना। झांसी की रानी क्षत्रिय और उसको लिखने वाली भी क्षत्रिय। ठीक है, चलो, और भी सुभद्रा कुमार की पंक्तियां कुछ, वो हम आपको आगे डिस्कस करेंगे, पूछी जा चुकी है कई बार, ये तो कई बार पूछी जा चुकी है, ऐसे समझ लो पेपर में। समास का अर्थ क्या? संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। जब दो शब्दों के मेल से कोई, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से कोई एक सार्थक शब्द बने उसे समास कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, याद कर लो, पूछी जा सकती है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण वही होता है कि भाषा के प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना और उनका निदान, मतलब उपचारात्मक शिक्षण होता है और एक निदानात्मक शिक्षण होता है। आगे आपको बताएंगे सीडीपी में। ये प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत एक नहीं आता। भाषाई कौशल हम बता देते हैं, ध्यान रखिए। सुबोपली, सुबोपली, ये याद कर लो। सा से हो जाएगा सुनना, बा से हो जाएगा बोलना, पा से हो जाएगा पढ़ना, ला से हो जाएगा लिखना। ये भाषाई कौशल का क्रम है, कई बार पूछा जा चुका। इसी क्रम में बताना आपको, सुनना होता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। इसी क्रम में ये क्रम पूछा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई है, सोवोपली याद कर लो। तो अब इसमें देखते हैं क्या नहीं है। भाषाई कौशल के अंतर्गत एक नहीं आता। सुनना आता, बोलना आता, पढ़ना आता, लिखना आता, चौथा हंसना नहीं आता दोस्तों। तो हंसना आता, दो हंसना नहीं है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को माना गया था, हिंदी के संविधान में, ऐसे समझ लीजिए, इसीलिए। इसके अलावा दोस्तों बताएं, राजभाषा की मान्यता प्रदान करी गई थी 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और हिंदी जो है भारतीय संविधान के भाग 17 में, भाग किसमें? 17 में पूछा जा सकता है। हिंदी को भाग 17 में अनुच्छेद कहां से कहां तक? 343 से 351 के बीच रखा गया। और अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची तथा 17 में, भाग 17 में 343 से 351 में यह मध्य रखा गया। 343 अनुच्छेद क्या कहता? भारत संघ की जो राजभाषा वो देवनागरी होगी और लिपि, राजभाषा हिंदी होगी और लिपि इसकी देवनागरी होगी, ये कहता है अनुच्छेद 343। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है। 10 जनवरी को याद कर लो। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या? काव्य एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। काव्य वो होता है जो गाते हुए हम पढ़ते हैं, तो जैसे आला वगैरह गाते हुए पढ़ते हैं, तो ये रसानुभूति होती है और आनंद की अनुभूति होती है। रस की अनुभूति और आनंद की अनुभूति करना काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। विशेषण का प्रयोग हुआ। विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ? राम जाता है, नहीं है। सीताफल खाती है, इसमें भी नहीं है। मेरी गाय काली है, इसमें है। गाय कैसी है? काली। एक तो ये विशेषण है। और इसके अलावा गाय संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द से पहले जो कुछ आ जाए वो सार्वनामिक विशेषण होता है, तो मेरी में सार्वनामिक विशेषण, जबकि जल्दी उठना स्वास्थ्य वर्धक होता है, इसमें कुछ विशेषण नहीं है। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय के प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। अगर बच्चे अभिनय करेंगे तो सीखने की प्रक्रिया कैसी होगी? तेज होगी दोस्तों। निम्न में से अधिकरण कारक का प्रयोग कहाँ पे हुआ? तो अधिकरण कहाँ? ये है अधिकरण। अधिकरण में क्या होगा? में होगा या पर होगा? तो वाहन रूढ़, मतलब वाहन पर आरूढ़, वाहन के ऊपर बैठा तो पर शब्द आ गया, तो अधिकरण कारक है, तो अधिकरण ये हो गया। ठीक, बाकी इसमें गंगा जल संबंध हो जाएगा। किस रस को रसराज कहा जाता? मतलब अब आपके रस से भी क्वेश्चन आएंगे, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता। अब एक चीज बता देता हूं, बर्तनी में श्रृंगार याद कर, श्रृंगार लिख लो। श्रृंगार ऐसा लिख दिया तो गलत हो गया। श्रृंगार के लिए इस तरीके से ऐसा लिखना होता, ऐसा। जब श्रमिक बनाएंगे तो दूसरी वाली या डंडी नहीं निकालेंगे, ठीक है, ऐसा लिखेंगे, श्रृंगार लिख लो। अब जितना मुझे आता वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कम बता रहा हूँ। अब मैं रस से जुड़ा हुआ एक लाइन आपको बताऊंगा। रस कितने? 9 हैं, जबकि भरत मुनि ने रस कितने माने? 8 माने हैं। नाट्य शास्त्र में उन्होंने रसों का जिक्र किया। तो अब सुनो, रस की संख्या 9 है। भरत मुनि क्या मानते हैं? भरत मुनि रसों की संख्या को 8 मानते हैं। और इनका एक भरत मुनि का जो ग्रंथ है, रचना है, नाट्य शास्त्र,
ये कई बार पूछा जा चुका। नाट्य शास्त्र किसकी है? भरत मुनि की। इसी में रस बताएं। अब देखो एक याद कर लो, करुण हास्य श्रृंगार, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर, ऐसे याद करो, मिलकर वीर भयानक शांत बना, शांत बना। अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूं। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, अद्भुत रौद्र बीभत्स के कारण, बीभत्स के कारण नवरस का श्रृंगार बना, नवरस का, अद्भुत रौद्र बीभत्स के कारण नवरस का, ऐसे कुछ है। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, अद्भुत रौद्र बीभत्स के कारण नवरस का, ऐसा कुछ मेल हुआ है, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि काफी टाइम बाद में पढ़ रहा हूँ उसको। तो चलो ऐसे देख लीजिए। अब मैं यहाँ पे क्या बताता हूँ आपको, ऐसे याद करो, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर नवरस का, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, अद्भुत रौद्र बीभत्स के कारण नवरस का श्रृंगार हुआ, ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे याद नहीं आ रहा है, नवरस का। चलो देखते हैं। अब हमारा काम हो गया, जो मुझे चाहिए था वो हो गया। तो ये तो रस हो गई 9, करुण हास्य श्रृंगार वीर भयानक शांत 6 हो गए, अद्भुत रौद्र बीभत्स, ये 9 रस हो गए। अब इनका स्थायी भाव याद करो, पूछा जाता, हर एक एग्जाम में पूछा जाता। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों शोक होता, शोक। हास्य का क्या होता? हास होता। श्रृंगार का क्या होता? रति होता, रति स्थायी भाव। वीर का क्या होता? वीर का उत्साह होता। भयानक का क्या होता? भय होता। शांत का क्या होता? निर्वेद होता, निर्वेद। अद्भुत, अब अद्भुत का अगर हम बात करें तो अद्भुत का विस्मय होता, विस्मय। और रौद्र का क्रोध होता, क्रोध। और बीभत्स का जुगुप्सा अथवा घृणा होता, जुगुप्सा अथवा घृणा। जो पेपर देते हैं वो जानते हैं कि ये रस और रस के स्थायी भाव हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैंने पहले तो आपको 9 रस याद कराया, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, अद्भुत रौद्र बीभत्स के कारण नवरस का श्रृंगार बना, ऐसा कुछ। तो करुण का शोक का, हास्य का हास, श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, भयानक का भय, शांत का निर्वेद, अद्भुत का विस्मय, रौद्र का क्रोध, बीभत्स का जुगुप्सा। इस तरीके से 9 रस याद हो गए और 9 रसों के साथ ही साथ उनके स्थायी भाव भी याद हो गए। खत्म बात। किस रस को रसराज कहा था? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता। श्रृंगार रस के 2 पार्ट होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है दोस्तों? तो घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ये रीतिकाल का कवि माना जाता है घनानंद को, ऐसे याद करो आप, ठीक है। उससे पहले 1 मिनट, रसराज ये हो गया, ठीक है। 1 मिनट। चलो अब हम जल्दी जल्दी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाए। घनानंद को रीतकाल का। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आशीर्वाद। क्या? आशीर्वाद, ऐसे लिखना, कभी भी लिखो आशीर्वाद, ठीक है। 1 मिनट, दोबारा लिख देते हैं साफ साफ, आशीर्वाद, ठीक है। अब ये जो रा निकलता है, ये जैसे देखो, मैंने एक चीज लिखता हूं, मैं आपको रा निकालना अभी सिखा देता हूं। मैंने लिख दिया कर्मवीर, ठीक है, कर्मवीर, कर्मवीर। तो रा रथ के बाद माँ आ रहा, उच्चारण करो, करम। माँ मछली आ रहा, रा रथ के बाद करम। तो रा रथ के बाद जौन सा शब्द आता है उसी पे ये रा उड़ाना आप। जैसे करम, जैसे रा के बाद माँ आया तो वहां पे उड़ा दिया कर्मवीर। जैसे आशीर्वाद, आशी तो पूरा हो गया, अब रा आ गया आशीर, मतलब आशी पूरा हो गया, अब आया रा, आशीर। फिर आया बाद, तो बाद पे उड़ाना, बा बकरी पे। खत्म बात, समझ गए होंगे। तो आशीर्वाद कौन सी शुद्ध है? ये शुद्ध आशीर्वाद, ठीक, लिख दिया। को किस कारक चिन्ह का बोध कराता? को, देख लो को किस में है, करता ने कर्म को, तो को देखो बार बार कारक चिन्ह से आ रहा, तो कर्म कारक है। सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यायन का उपनाम क्या है? तो दोस्तों ये अज्ञेय है। सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यायन का उपनाम अज्ञेय। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पूरा नाम है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पूरा नाम है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद पूरा नाम है। तो कई लोग हरिओद बोलते हैं, कई लोग अज्ञेय बोलते हैं, उनका पूरा नाम याद करो दोस्तों। सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यायन अज्ञेय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, यह पूरा नाम है। पूरे नाम याद करो, आते हैं। बिहारी के क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? बिहारी के 2 ही प्रसिद्ध हैं। बिहारी ने सिर्फ एक रचना लिखी, बिहारी सतसई, और इन्होंने 700 के करीब उसमें 2 ही लिखे हैं, 719 लिखे एग्जैक्ट। तो 719 दोहों ने बिहारी को अमर कर दिया, समझ रहे। एक बिहारी सतसई नामक पुस्तक में 700, सतसई इसलिए क्योंकि 700 है, इसलिए सतसई बोलते हैं। तो सिर्फ एक पुस्तक ने बिहारी को हिंदी साहित्य में अमर कर दिया, ऐसे समझ लो। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुनर्जन्म का पुनः धन जन्म हो जाएगा। और यहाँ पे भी पुनः धन जन्म आया, मतलब यूपी टेट 2014 में भी आया, 13 में भी आया, 14 में भी आया। इसीलिए हम कहते हैं प्रीवियस ईयर लगा के जाओ, कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और नहीं मिलेंगे तो मैं जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ यहाँ से मिलेंगे।
शोक किस रस का स्थायी भाव है? अभी मैंने ये लिखा, शोक करुण का स्थायी भाव। खत्म बात। देखो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना करी? तो सूरदास ने अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में करी हैं, जबकि रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी है उसकी भाषा क्या है? उसकी आपकी अवधी भाषा है। ठीक है, ये दो पूछता। ब्रज भाषा, सूरदास ने सूरसागर की रचना ब्रज भाषा में करी है, जबकि रामचरितमानस अवधि में लिखी है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रस, छंद, अलंकार, ये सब चीजें पढ़ाएंगे आपको। तो दोहा में 24 मात्रा होती हैं, पहली और तीसरी में 13 मात्रा होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में ये 11 मात्रा होती हैं। अर्ध समात्रिक छंद है दोहा। आपको सब समझाएंगे, नहीं आता कोई बात नहीं। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ वो उसे कुलीन बोलते हैं। ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द है दोस्तों, जो अच्छे कुल में पैदा होता है उसे कुलीन बोलते हैं। चलो, और इसके अलावा जिसके पास धन संपदा होती है उसे समृद्ध बोलते हैं। ठीक है, कंजूस होता है उसे कृपण बोलते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होता है, दात्री इस तरीके से, दादवात और त्रिशूल में बड़ी मात्रा। खत्म। लड़का पेड़ से गिरा, ये अलगाव होने का बोध हो रहा से आया और अलग हुआ, लड़का पेड़ से अलग हो गया, अपादान कारक। संबंध कारक कहाँ आएगा? जहां पे दान वगैरह, संप्रदान कहाँ आएगा? जहां पे दान वगैरह कुछ हम दे रहे होंगे, संप्रदान आएगा। पापी में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों पापी में गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये गुण दोष के अंतर्गत आता है। क्योंकि पापी में संख्या तो कोई है नहीं, प्रमाण भी कोई नहीं है। प्रमाण मतलब नाप तोल, सर्वनामक विशेषण है नहीं, क्योंकि सर्वनाम नहीं है, तो पापी में गुणवाचक होगा। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति में अलंकार कौन सा? तो जहां पे सासी सम आ जाए, सासी सम, वहां पे उपमा अलंकार होता है। ट्रिक बता दूंगा, उत्प्रेक्ष अलंकार में जनु जानो जनऊ, मन मानो मनु, तनु तनऊ वगैरह आता, वो उत्प्रेक्ष अलंकार होता। सासी से आ जाए उपमा अलंकार होता। सब बता देंगे आपको, अलंकार पढ़ाएंगे। बाकी आज का लास्ट क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना? तो बीजक दोस्तों कबीरदास जी की रचना है। ठीक है, कबीरदास जी काफी ज्यादा फेमस हैं। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। तो इस तरीके से हमारे ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अब हमें ये बताओ, जो इस तरीके की हम 100 चार्ट पेपर आपके लिए दिन रात मेहनत करके तैयार करेंगे, ये मात्र 100 रुपए में दे रहे, तो क्या ये ज्यादा है? आप कमेंट में बताओ जी। मुझे तो बिल्कुल ना के बराबर फीस लग रही है। तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए 5992। ठीक है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही तो भी हम आपके समाधान के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि अब हम आपके लिए विषय वस्तु तैयार कर रहे हैं, इसलिए समय कम मिल रहा है, तो आपके मार्गदर्शन उतना नहीं हो पाएगा जितना पहले होता था। बाकी इतना ही कहेंगे कि आप पढ़ते रहिए, कहीं से भी पढ़िए, हमारे से पढ़िए या कहीं से भी पढ़ते रहिए, क्योंकि यूपी टेट के बाद सुपर टेट सामने लगा है। भर्ती आपका इंतजार कर रही है, कई सालों बाद भर्ती आई है दोस्तों। इसके अलावा सी टेट और सुपर टेट, इसके ऐसा धुआंधार कोहराम मचाएंगे इन दोनों ही एग्जाम में कि अपने यहाँ पर एडमिशन लेने वाला एक एक बच्चा पास करके दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हालत हमारी बहुत खराब हो चुकी है। अब हम अगले आपके वीडियो की तैयारी करते हैं, क्योंकि 90 क्वेश्चन हिंदी कवर हो गए। अब अगले 2 वीडियो में और कवर करेंगे, 210 क्वेश्चन बचे उनको खत्म। फिर 2 दिन बचेंगे, उसमें हिंदी के ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे रस, छंद, अलंकार, कारक चिन्ह वाला पढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे, संधि समास पढ़ेंगे, और ये आपका विराम चिन्ह वाला पढ़ेंगे। इन 2 दिनों में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के खत्म करेंगे हिंदी। इसी तरीके से सीडीपी खत्म करेंगे, मैथ करेंगे, संस्कृत करेंगे, ईवीएस भी खत्म कर देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो आपको अब भरोसा हो गया होगा कि हम किस लेवल तक आपकी पढ़ाई को लेकर जा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। अब मैं ये कहूंगा कि अब अपना चैनल समझ के इसे सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो इतनी मेहनत के लिए, और एक पॉजिटिव कमेंट करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, बस।